नमस्कार दोस्तों, अप्लाइड स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में देखेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे मैग्नेटिक फील्ड जो थ्योरी क्लासेस है उसके सब टॉपिक्स में से एक है। तो अब हम लोग टॉपिक वाइज में आप किसी भी टॉपिक को सर्च करिए हमारे चैनल पर, उसको आप आकर पढ़ सकते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट कैसे करते हैं? फाई से। ऐसा एक सिंबल होता है जिसको हम लोग कहते हैं फाई, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है? वेबर, WEBER, वेबर। इसको लिखते हैं WB। तो फ्लक्स का यूनिट होता है कैसे? वेबर होता है। जैसे डिस्टेंस का लिखते हैं ना मीटर किलोमीटर में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग वेबर में लिखते हैं और फाई से डिनोट करते हैं। तो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल से कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस निकल रहे हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहे हैं। जैसे आप देखिए ये मैग्नेटिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे निकले जा रहे हैं, ठीक है, ये निकल रहा है। तो किसी भी मैग्नेटिक सोर्स से या मटेरियल से कितने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहे हैं वो दर्शाता है कि उससे कितने मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कहते हैं हम लोग, वैसे मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी मैग्नेटिक सोर्स से टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कितने निकल रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और फाई हमारे ग्रीक लेटर है, ठीक है। फाई हमारा ग्रीक लेटर है, उससे हम डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को, ठीक है। इस फिगर में देखिए ये हमारा मैग्नेट है, इसके नॉर्थ और साउथ पोल। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा नॉर्थ से जनरेट होके साउथ पर एंड होती हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन होता है, नॉर्थ से जनरेट होती हैं और साउथ पर टर्मिनेट करती हैं, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के डायरेक्शन है। तो फ्लक्स ये हो गया, कितने लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहे हैं, तो इससे टोटल फ्लक्स आ जाएगा हमारा, ठीक है। और जो एक यूनिट पोल होता है ना, यूनिट हम मानते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या मानते थे कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, तो यहाँ मानते हैं कि 1 यूनिट नॉर्थ पोल, ठीक है। तो एक यूनिट नॉर्थ पोल ना, उससे इमेजिन किया जाता है कि वो 1 वेबर ऑफ फ्लक्स जनरेट करेगा। जैसे कि इसकी वैल्यू, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम मान लेते हैं कि ये 1 यूनिट नॉर्थ पोल है, ये 1 यूनिट नॉर्थ पोल है ये, और ये 1 वेबर फ्लक्स जनरेट कर रहा है, ठीक है, ये मान लेते हैं। और आप देखिए तो होता क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एन पोल ऑफ m वेबर कितना हो जाएगा? m। एक से हम मान लेते हैं कितना? 1 वेबर। तो अगर m नंबर हो गए उसके तो m वेबर हो गया, ठीक है। और वेबर होता कितना ये देख लीजिए, 10⁸ लाइन्स ऑफ फोर्स होते हैं। मतलब इतने लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहे हैं तो 1 वेबर का वो डेफिनेशन हुआ। तो समझिए कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल से कितने लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगे जो कि 100 वेबर या ऐसे फ्लक्स जनरेट करते हैं, ठीक है। अब वेबर तो काफ़ी बड़ा यूनिट हो गया, ठीक है। तो हम लोग स्मॉल यूनिट दिखाने के लिए हम इसे क्या करते हैं, मिली वेबर, माइक्रो वेबर में लेते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 वेबर में आप देखें कि 10⁸ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट होनी चाहिए। 10⁸ बहुत ज़्यादा होता है। तो जब छोटे अमाउंट में हमें दिखाना होता है तो हम उसे माइक्रो या मिली में लिखते हैं, ठीक है। तो 1 माइक्रो वेबर कितना हो गया? 10⁻⁻6 वेबर, तो मतलब 100 लाइंस। तो 100 लाइंस हम देख सकते हैं कि हाँ 100 लाइंस जनरेट हो पा रही है। 10⁸ लाइंस के कंपैरिजन में 100 लाइंस तो कम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स रिफ्रैक्शन। ये क्या होता है कि जैसे हमारा एक मीडियम है, ठीक है, ये Mn मीडियम है। अब इस साइड एक मीडियम है, इस साइड दूसरा मीडियम। तो हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को भेज रहे हैं, ठीक है, और वो यहाँ रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो ये सपोज थीटा एंगल θ1 ये यहाँ पर रिफ्रैक्ट होकर θ2 एंगल बनाता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइन है B1, हम इसे B1 मान लेते हैं। इसके 2 कंपोनेंट होंगे, B1 के 2 कंपोनेंट होंगे, एक नॉर्मल और एक टेंजेंशियल, ठीक है। एक टेंजेंशियल भी तो होगा, अच्छा। और H जो होता है H, उसके भी 2 होंगे। कौन कौन से होंगे? टेंजेंशियल और नॉर्मल। तो दोनों के 2 होंगे, देख लीजिए, B टेंजेंशियल, B नॉर्मल। ऐसे ही H टेंजेंशियल, H नॉर्मल। अब इसमें 1 लगा देंगे तो पहले मीडियम का टेंजेंशियल हो गया और पहले मीडियम का नॉर्मल हो गया। 2 लगा देंगे तो सेकेंड मीडियम का टेंजेंशियल और नॉर्मल हो गया। तो जो ये लॉ है ना रिफ्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का, ये दिखाता है कि इनके बीच का क्या रिलेशन है, और ये जो एंगल है θ1 θ2 इनके बीच का भी क्या रिलेशन है। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। ये क्या कहता है कि जो बाउंड्री कंडीशंस हैं, फॉलोइंग 2 कंडीशंस एग्जिस्ट एट द बाउंड्री। क्या क्या? कि जो नॉर्मल कंपोनेंट्स होंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के वो इक्वल होंगे, ठीक है।
पहले मीडियम में और दूसरे मीडियम में जो नॉर्मल कंपोनेंट होंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बी के, वो इक्वल होंगे, और जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो इक्वल होंगे। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा कि बी का नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच का टेंजेंशियल, ये दोनों इक्वल होगा। और एक रिलेशन और है कि जो एंगल का रिलेशन हमारा tan θ1 अपॉन tan θ2 इक्वल्स टू μ1 अपॉन μ2, ये दोनों मीडियम के अपनी अपनी परमिएबिलिटी है। तो हमें 3 रिलेशन मिले, एक नॉर्मल कंपोनेंट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, दूसरा टेंजेंशियल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, तीसरा एंगल और परमिएबिलिटी के बीच हमें रिलेशन मिला। तो इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स रिफ्रैक्शन। तो इस टॉपिक में हमने सीखा कि जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को एक मीडियम से दूसरे मीडियम भेजेंगे तो उसके टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स के क्या रिलेशन होंगे, परमिएबिलिटी और एंगल्स के क्या रिलेशन होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको हमारा ये टॉपिक समझ में आया होगा। ऐसे ही टॉपिक्स को सर्च करने के लिए आप हमारे चैनल पर आइए, और बिल्कुल सेलेक्टिव टॉपिक्स हम लोग ला रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, और इन फॉर्मूले को आप याद रखिए, एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स में आपको काम आएगा। तो मिलते हैं फिर अगले किसी टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक यू।